जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बीपीएससी परीक्षा के पिछले पूछे हुए प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें जो है जीएस के प्रश्न को लेकर आए हैं हम आप सामने, और इसमें जो है 40 क्वेश्चन आपका जीएस का पूछा जाएगा जिसमें, और 8 प्रश्न जो है मैथ का रहेगा। तो वो मैथ का हमने इसमें नहीं लाया है, प्रश्न उसमें बनाना पड़ता है। इसमें खाली आपको जीएस का प्रश्न आया है, जिसमें कि साइंस रहेगा, जिसमें साइंस विज्ञान का प्रश्न और जो है हिस्ट्री, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल का रहेगा, और जो है करेंट अफेयर, ये सब प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किस लिए होता है? तो यहाँ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदक के रूप में। आप इसको समझ लिए, पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझिए। मंदक क्या है? तो D2O का ये जो सूत्र है किसका है? तो भारी जल का सूत्र है। ये भारी जल, हैवी वाटर, भारी जल का सूत्र है D2O। कभी कभी ये भी पूछ लेता है इसका उपयोग किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। और कौन सा चीज़ मंदक के रूप में उपयोग होता है? तो एक न्यूट्रॉन का उपयोग भी होता है किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मतलब जो प्रक्रिया होता है उसको कम करने के लिए, मंद माने धीमा करने के लिए। एक भारी जल, दूसरा न्यूट्रॉन का भी उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का भट्ठी है जिसमें कि ईंधन क्या लगता है? ये ईंधन क्या लगेगा नाभिकीय रिएक्टर में? ईंधन। तो ईंधन के रूप में जो है यूरेनियम लगेगा, यूरेनियम। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन एक होता है प्रक्रिया, जिसमें जो है सूर्य के प्रकाश में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन से संबंधित है, यूरेनियम से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न संख्या 40 है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टियल जो है वसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सा है? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा, पादप कार्यकी। इसको आप समझिए ऐसे, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का प्रश्न है। तो बायोलॉजी, इसमें जो है बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब बांटा जाता है। एक जूलॉजी, जंतु विज्ञान, और एक बोटनी, वनस्पति विज्ञान। तो बोटनी का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है तो किसके? पादप मतलब होता है पौधा। तो पौधा जो कार्य की, मतलब पौधा कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? डेली कार्य, मतलब कौन सा काम करता है? तो अपना खाना तो डेली बनाता है पौधा, खाना बनाता है। किससे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, खाना बनाने की क्रिया को, पौधे की जो है खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वही क्रिया है। तो ये किससे संबंधित है? पादप। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति विज्ञान की शाखा किससे संबंधित? पादप कार्यकी से। पादप माने पौधे के कार्य वाला से संबंधित है। ये चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना पड़ता है। चलिए समझ गए, आगे बढ़िए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई मतलब रोग, बीमारी या कोई जो है अपने पीढ़ी का लक्षण, जीन, ये सब लेके आता है। ये जो है इसको क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। इसको जेनेटिक्स, अनुवांशिकी बोला जाता है। मतलब जिसके पिताजी, जिसके दादा, जिसके वंश में कोई बीमारी रहता है, उसके वंश में उसके बच्चे को भी होने का चांस रहता है, या उससे संबंधित कोई जो है लक्षण उसमें भी रहता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको अनुवांशिकी बोला जाता है। ल्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी, लेग हीमोग्लोबिन। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? तो वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है एमाइलेज कहलाता है, एमाइलेज। और इसमें ऐसा कहीं कहीं टाइलिन भी लिखा जाता है। हमारे मुंह में लार जो रहता है, लार मिलता है भोजन के साथ, उसको टाइलिन बोला जाता है। कहीं कहीं टाइलिन भी लिखा रहेगा, और ये एमाइलेज भी है। चलिए Al2O3, 2SiO2, 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? यह जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो चीनी मिट्टी का सूत्र है। यह जो है चीनी मिट्टी का सूत्र है, चीनी मिट्टी का सूत्र है। प्रश्न संख्या 46 है। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है, हमेशा मांस ही खाता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो बोला जाता है कार्निवोर, कार्निवोर। अब ये जो है, ये प्रश्न जो 47 नंबर प्रश्न जो है ये है करेंट अफेयर का। ये जो 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजे यात्रा शुरू नहीं हुई थी?
तो ये जो है किसका प्रश्न है, तो करेंट अफेयर का। और इससे आपको क्या पता चलता है, 1 दिसंबर को ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ TRE 2 का क्वेश्चन है। ये जो है TRE 2.0 जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम कब हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ। तो 1 साल पहले का क्वेश्चन इसमें पूछा गया करेंट अफेयर। इससे क्या आपको मतलब समझ आएगा, इससे क्या आपको ये देखना है कि 1 साल पहले का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपको जो है कम से कम 1 साल का नहीं, 1 साल तो 8-10 महीने का, कम नहीं उतना भी नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने 7 महीने का क्वेश्चन जरूर आपको करेंट अफेयर का पढ़ना है। तो यहाँ जो हो जाएगा 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। कभी ये आपको नहीं आएगा बनाने, तो कम से कम इतना देखिएगा, ये जो डीजी यात्रा शुरू हुई थी कहाँ, कम से कम कोई नया चीज़ लॉन्च होगा तो बड़े बड़े जो बस मतलब ये है हवाई अड्डा वहाँ लॉन्च होगा, जैसे बेंगलुरु, नई दिल्ली, बड़े बड़े हैं शहर, कोलकाता, मुंबई, ये सब में होगा। और रायपुर छोटा सा कोई हवाई अड्डा होगा, रायपुर छोटा सा होगा, तो इसमें कहाँ नहीं हुआ। तो थोड़ा ये भी लॉजिक लगाइए कि रायपुर है छोटा सा, छत्तीसगढ़ की में है, तो यहाँ नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ उतना साइंस इतना वो विकसित नहीं होगा ये हवाई अड्डा, इसलिए वहाँ पे नहीं लागू होगा। तो इसमें थोड़ा दिमाग भी लगा लीजिए, नहीं भी आता रहेगा फिर भी कॉमन सेंस लगा करके आप बना सकते हैं। और यहाँ ये नहीं देखिएगा वाराणसी में, वाराणसी जो है काशी वाराणसी यहाँ बहुत डेवलप्ड है, जैसे प्रयागराज है, ये सब डेवलप्ड है। और यहाँ जो है वाराणसी PM मोदी जी का जो है ये संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ तो हर चीज़ की सुविधा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थी। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्देल फत्ताह अल सीसी ये थे मुख्य अतिथि। और इससे आपको ये सीख मिलेगा और ये आपसे ये जानकारी प्राप्त करेंगे। कम से कम ये देखिए, ये दिसंबर 23 में एग्ज़ाम हुआ था TRE 2, और जनवरी 2023 का क्वेश्चन जो है गणतंत्र दिवस में कौन अतिथि आया हुआ था 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस हो, उसका जो है पूछा गया है प्रश्न। तो कम से कम 1 साल का पूछता है। तो कौन आए मुख्य अतिथि थे, इस बार का भी देख लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस 2024 में कौन अतिथि आए, क्या आया, कुछ दूसरे देश का क्या उसमें योगदान था, ये सब देख लीजिएगा। और ये जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसा हम भी लाएंगे अपने चैनल पर। ये देखिए 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो है इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कोई भी जैसे कि यहाँ आपको ये देखने लायक है कि कोई भी सम्मेलन कुछ भी हो तो बेंगलुरु मुंबई समय थोड़ा कम होता है, नई दिल्ली में ज़्यादा होता है। ये सब जो है सम्मेलन नई दिल्ली में ज़्यादा होगा, क्योंकि राजधानी वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है सम्मेलन। और कोई भी विश्व स्तर का जो संगठन में जो कुछ होता है तो किस देश में होता है, तो ज़्यादातर जो है सम्मेलन विश्व स्तर का दुबई में, सिंगापुर में ऐसा होगा, वहाँ पर होता है। तो ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप नहीं भी जानते रहिएगा करेंट अफेयर वैसा, तो फिर भी दिमाग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपना दिमाग लगा के कि ये कहाँ दूसरा देश में नहीं होता है, इधर उधर दूसरे देश में इधर ज़्यादा सम्मेलन नहीं होता है, ज़्यादा समझौता ये सब नहीं होता है, सिंगापुर में होगा या दुबई में होगा। ये सब डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, और वहाँ का जो है वातावरण अच्छा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो है सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। 2 सितंबर है, सॉरी सितंबर है यहाँ पर, दिसंबर में तो वही तो दिसंबर में तो एग्जाम ही हुआ था। तो इस सितंबर में जो है सूर्य मिशन, आदित्य L1 मिशन सूर्य से संबंधित है, सूर्य मिशन इसका जो है मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे। यहाँ जो हो जाएगा निगार साजी जो है इससे संबंधित है। तो इससे संबंधित अभी जो है फिलहाल का करंट अफेयर क्या है, तो फिलहाल का अभी का करंट अफेयर इससे संबंधित अंतरिक्ष से संबंधित है। जैसे कि अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गई हुई थी, तो कितने महीने के लिए गई हुई थी वो देख लीजिएगा। और ये भी पूछेगा कभी सुनीता विलियम्स का जो है संबंध किस देश से है, और या भारत, कभी कभी ये तो है लिखा रहेगा भारत से है, लेकिन भारत के किस राज्य से है। तो सुनीता विलियम्स के पिताजी जो थे फादर गुजरात के रहने वाले थे, अब वो USA अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, तब तो अमेरिका के नागरिक बन गई वो, लेकिन उसके पिताजी जो थे गुजरात के थे, भारत से के गुजरात राज्य से उसका संबंध है। और एक ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया हो जाएगा, कैलिफोर्निया। और इसे अभी का फिलहाल का करंट अफेयर ये है कि वीज़ा के लिए जो अवैध प्रवासी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर गए थे, अवैध रूप से जो प्रवेश कर गए थे, उसको जो है पकड़ के और भारत भेजा गया है, 3 फ्लाइट से भारत भेजा गया है, तो उसको पकड़ के कैलिफोर्निया में ही रखा गया था। तो ये भी देख लीजिएगा किस
देश से भेजा गया है अभी जो फिलहाल में अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है, किस देश से भेजा गया है? तो इसी संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजा गया है। ये भी देख लीजिएगा, अभी फिलहाल का है, 1-2 महीने पहले का करंट अफेयर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने रूबेला में के सफल उन्मूलन की घोषणा की थी? ये भी करंट अफेयर। रूबेला एक प्रकार का रोग था, उसका जो है सफल उन्मूलन माने जड़ से समाप्ति कर दिया है। रूबेला एक बीमारी था उसका, तो कौन सा देश है? तो ये जो है भूटान है, भूटान है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये जो है किसको दिया गया है? तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग को दिया गया है। इंडिया देखिए यहाँ जो है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय विरासतों को वापस लाना, इंडिया प्राइड। इसमें थोड़ा नहीं भी आता रहेगा तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसमें इंडिया प्राइड, इंडिया भारत का जो है प्राइड, अपना स्वाभिमान है। प्रोजेक्ट क्या है? तो भारतीय का जो विरासत है, पहला जो विरासत असल है उसको वापस लाना, अपने देश में लाना, तो हम प्राइड फील करेंगे। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित पर्वत नहीं है कौन सा है? तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युवा वलित पर्वत नहीं है। कौन सा है? तो अरावली, एंडीज, अल्पेशियन, सभी में से जो है युवा वलित पर्वत नहीं है। तो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है जो बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, युवा नहीं है, बहुत पुरानी है, और एंडीज भी है ये भी। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो यहाँ जो हो जाएगा इसका आल्पस क्षेत्र। ये सब भूगोल का प्रश्न है, भूगोल से भी पूछा जाता है। इसका हो जाएगा आल्पस क्षेत्र। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो घिरा हुआ है कर्क रेखा द्वारा कहाँ पर है? तो रांची के पठार का है कि मालवा के पठार का? तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर मालवा का पठार का, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो यहाँ देख लीजिए इसको कैसे, देखिए कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कर्क रेखा ये भारत का नक्शा बनाते हैं, लगभग ये भारत का नक्शा बना रहे हैं। इसमें जो भारत का नक्शा है इसमें जो है कर्क रेखा इधर से गुजरती है। ये रहा गुजरात वाला एरिया से लेकर के कर्क रेखा इधर से होकर के गुजरती है, इधर से ऐसे गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इधर से गुजरती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इधर छोटा नागपुर का पठार, ये साइड में थोड़ा दूर में छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ ज़्यादा दूर में जो है मालवा का पठार है, इधर ज़्यादा दूर में। तो सबसे ज़्यादा घिरता है कौन सा पठार? मालवा का पठार। और रांची का पठार को ही छोटा नागपुर का पठार रांची के पठार के साइड में ही है। तो ये दोनों तो हो गया, सबसे ज़्यादा कर्क रेखा घिरता है किस पठार को? तो सबसे ज़्यादा इधर ये है। इसके दूसरे कलर से हम समझाते हैं आपको। यहाँ ये वाला जो है सबसे ज़्यादा मालवा का पठार घिरता है कर्क रेखा को। तो आप समझ गए होंगे कर्क रेखा भारत के बीचों गुजरात से लेकर के इधर त्रिपुरा, मिजोरम। इसका जो सूत्र टेक्निक है याद करने का, कर्क रेखा किधर से कहाँ किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका सूत्र है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर ऐसा इसको भी लिख देते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो झार से आपको होएगा झारखंड राज्य से गुजरता है, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, और ये जो है मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। इतने राज्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन सा? तो 8 राज्य से गुजरती है मित्र पर गमछा झार। झार से झारखंड, मित्र मतलब मिजोरम और त्रिपुरा, और पर से पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा मित्र पर गमछा ऐसे देखिए गमछा। तो गौ से होगा गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो हो जाएगा तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है, तमिलनाडु में। किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? तो लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक है? ये देख लीजिए, ये मिट्टी के बारे में भी पूछता है, मिट्टी के बारे में भूगोल का प्रश्न है। तो भूगोल का प्रश्न यहाँ देखिए, हम भारत का नक्शा बनाते कहाँ कहाँ मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए
ये भारत का नक्शा रहा, ये अपना प्यारा भारत। ये रहा अपना प्यारा भारत। तो इसमें देखिए, समझिए, थोड़ा समझिए आप समझने के लिए। तो किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? यहाँ जो है मेघालय है, इसका मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय किधर है? तो मेघालय यहाँ पर है, आपको मेघालय ये साइड में है मेघालय। थोड़ा आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में, मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। थोड़ा इधर सह्याद्री पर्वत, ये जो है सह्याद्री पर्वत, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इधर ये साइड में, और इधर पूर्वी घाट आंध्रा और इधर चेन्नई के साइड में इधर भी पाया जाता है। पश्चिमी घाट साइड में सह्याद्री पर्वत और इधर जो है पूर्वी घाट इधर पाया जाता है, कुछ इधर पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी होता कैसा है? तो लेटर सबसे बना है, लेटराइट मिट्टी। लेटर का अर्थ होता है ईंट जैसी मिट्टी होता है, लाल ईंट जैसी मिट्टी होता है, उसको लेटराइट मिट्टी। इसमें काजू उपजाया जाता है, इसका हम वीडियो लेकर आएंगे। काजू उपजाया जाता है, काजू उपजता है इसमें। तो चलिए, इसका जो हो जाएगा मेघालय में, मेघालय कहीं कहीं मेघालय नहीं दिया रहेगा तो इसके बगल में आसाम है, आसाम दिया रहेगा तो आसाम देख लिए। कहीं कहीं सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट, कहीं कहीं पूर्वी घाट ऐसा दिया रहेगा, तो ये भी देख लीजिएगा। इसका डिटेल वीडियो लेकर आएंगे भूगोल का हम इसी चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो इसका मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश? तो ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील करेगा। अब हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? कौन सा सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है? तो यहाँ भी भारत का नक्शा बना के आपको समझाते हैं। देखिए, ये रहा छोटा सा भारत का नक्शा अपना। समझिए, यहाँ देखिए भूमध्य रेखा है। भूमध्य सागर से चलने वाली जो है इधर पश्चिम साइड से, ये भारत का पूर्वी साइड है और पूर्वी साइड है और ये पश्चिमी साइड है, तो पश्चिमी साइड से होकर के चलता है। इधर क्या है? तो इधर हिंद महासागर है, इधर जो है पूर्वी साइड में है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी साइड में अरब सागर है। तो इधर की साइड से जो चलेगा हवा, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम साइड से जो आएगा। जब समझ लीजिए, समझाने के लिए बना देते हैं ये ऐसा भारत का नक्शा, क्योंकि भारत का नक्शा इसलिए हम बनाते हैं, इसमें बन नहीं पाता है कॉपी पर, वैसे अच्छा बनता है मेरा, और नक्शा बनाना पड़ता है। वैसे हम सोशल साइंस के टीचर है TGT में, इसलिए अपना बनाना पड़ता है और बनाते रहते हैं। तो चलिए, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जो है, इसमें इससे संबंधित कोई नहीं है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ बताते हैं सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो राजमहल की पहाड़ी साइड में, भागलपुर साइड में हुआ। जैसे ये रहा बिहार का नक्शा, तो भारत का नक्शा कितना देखिए, बिहार का नक्शा ये रहा, ये बिहार का नक्शा रहा। कहाँ हुआ? तो ये भागलपुर वाला साइड है, इधर है भागलपुर के साइड, इधर राजमहल की पहाड़ी, ये साइड में कौन सा हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह हुआ इधर ही, है ना, संथाल विद्रोह हुआ। इससे संबंधित कौन थे? तो इससे संबंधित सिद्धू और कान्हू थे। राजमहल की पहाड़ी और भागलपुर वाली साइड में हुआ। ये भी जगह का नाम भी दिया रहता है, ये भी कभी कभी अगली बार कहीं पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो यहाँ जो हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर, गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। कौन सी महत्वपूर्ण घटना? गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता किस लिए हुआ? तो गांधी इरविन समझौता, गांधी जी जो चलाए थे आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसके लिए जो है इरविन जो है गांधी जी से समझौता किया, सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाया इसे समझौता करके। तो किसके लिए हुआ? तो सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद कराने के लिए। और कौन सा आंदोलन रहा था? सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो यही इसलिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसको कभी कभी दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो ये जो है, इसका सही आंसर 1928 ईस्वी में हुआ था।
6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है विपिन बिहारी वर्मा किए थे। कहाँ से? तो चंपारण से। और चंपारण में और कौन सा आंदोलन हुआ था? चंपारण में नील आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन, नील की खेती नहीं करने के लिए। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो वहाँ भी गांधी जी गए थे। किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। कहाँ से गए थे? तो लखनऊ से गए थे। लखनऊ, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो वहाँ आमंत्रण दिए थे कौन? तो राजकुमार शुक्ल जी, और बुला के ले गए थे गांधी जी को चंपारण 1917 में। वहीं से गांधी जी का पहला जो आंदोलन शुरू हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन, वहीं से शुरू हुआ पहला 1917 का नील आंदोलन। नील चंपारण आंदोलन भी बोला जाता है उसको। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौता कब हुआ? पहले कब किए गए हस्ताक्षर? तो 24 सितंबर 1932 को किया गया। 24 सितंबर 1932 को। ये किसके किसके साथ हुआ ये समझौता? तो ये जो हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ ये समझौता। पूना में हुआ। पूना, इसलिए इसको पूना समझौता कहा जाता है। 1932 में, याद रखिएगा। इसका भी फुल वीडियो लेकर के आएंगे हम। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह। यहाँ जो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है, घुमा के फिरा के कैसे भी करके। 1857 ईस्वी के, जैसे इसमें लिखा किसने किया बिहार से, तो बाबू कुंवर सिंह। फिर कभी आरा से कौन थे, जगदीशपुर से कौन थे, ये सब प्रश्न बार बार घुमा फिरा के आता रहेगा। इसको एकदम रट लीजिएगा। जो पुराने विद्यार्थी होइएगा वो तो उसको तो पता होगा, जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, इसलिए हम बता रहे हैं, समझा करके भी बता देते हैं कि चलिए समझिए, सीख जाइए, कम से कम कैसे भी करके पास हो जाइएगा। तो समझिए कि महीना आता रहेगा 50,000 60,000 का कमाइएगा महीना। पूरा आर्थिक और सामाजिक सब स्थिति बदल जाएगा। हम लोगों का भी इस बार हो गया है, हाई स्कूल टीचर बने हैं, सामाजिक विज्ञान के ही हैं, तो ये तो हमारा अपना विषय है, इसको तो हम खूब पढ़े हैं, खूब पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये हम अभी आपको बताए थे। किस, तो इसमें कोई भी अधिवेशन नहीं है। कौन सा अधिवेशन था? तो लखनऊ अधिवेशन था। कब? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन था। उसमें जो है गांधी जी को बुलाया गया, निमंत्रण दिया। कहाँ आने के लिए? तो चंपारण की समस्या को सुनने के लिए राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें गांधी जी को बोले कि ऐसे हमारे यहाँ आइए, चंपारण में समस्या है, नील की खेती से संबंधित समस्या था। तो वहाँ गांधी जी गए। तो 1917 ईस्वी में पहुँचे। तो वहाँ जो है नील की खेती करने वाले किसानों के बात सुना गया और उससे छुटकारा मिला नील की खेती से। सफल रहा चंपारण समस्या, चंपारण आंदोलन। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया। हसरत मोहानी। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।